नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आनंद यादव और आप देख रहे हैं दबंग भारत। आज 5 अगस्त है। आज कांग्रेस का महंगाई पर, जीएसटी पर, बेरोजगारी पर राहुल गांधी का दिल्ली में हल्ला बोल था। उस हल्ला बोल में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी को कहीं ना कहीं डिटेन किया गया। उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको डिटेन करके जगह जगह स्थानों पर लेके जाया गया। कांग्रेस के हज़ारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, लेकिन सड़क पर उनको उतरने नहीं दिया गया। धारा 144 लगा दिया गया था। मेरे साथ इस समय अरुणेश यादव जी मौजूद हैं, जो ओबीसी सेल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनसे बातचीत करूंगा। जिस तरह से आज सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस आज सड़क पर उतर करके महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को, भाजपा सरकार को घेर रही है। सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर सवाल दागे, प्रियंका गांधी को डिटेन किया, सारी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं जिनमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि पहली बार नहीं है जो कांग्रेस सड़क पे उतरी है। कांग्रेस की स्थापना लगभग आज से 140 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो बहुत से लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। और जब जब देश के ऊपर किसी भी तरह की कोई आपदा आई है, चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा अत्याचार किए गए हों, चाहे अब जो मौजूदा सरकार है, जो काले अंग्रेज हैं, जो पहले ब्रिटिश हुकूमत के जासूस रहे थे, जो आरएसएस के लोग अपने आप को स्वघोषित राष्ट्रवादी कहते हैं, ये लोग 1947 से पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब ये लोग अंग्रेज सरकार की जासूसी करते थे और बाकायदा इन्हें रिटर्न में पेंशन भी मिलती थी। पेंशन भी इन लोगों ने ली है और इसके पुख्ता सबूत भी हैं। तो अब इन लोगों की आम जन के खिलाफ की जो नीतियां हैं, चाहे वो महंगाई को लेके हो, बेरोजगारी को लेके हो, भ्रष्टाचार को लेके हो, जीएसटी को लेके हो, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी पिछले 4 महीने से बराबर संघर्ष कर रही है, सड़क पे है। और आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा, और इसको हम सब लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि सरकार डरी हुई है, इसीलिए वो डराने की कोशिश कर रही है। सरकार का जो रवैया है इस समय, वो थोड़ा तानाशाही या डिक्टेटरशिप टाइप का है। इसी वजह से सरकार ने सारी जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, जितनी भी इनकी मशीनरी है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसको अपने हाथ की कठपुतली बनाया हुआ है। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, वो ये है कि मीडिया को, या फिर हम कह सकते हैं जुडिशरी को, न्यायपालिका को, या फिर हम कह सकते हैं जो इसमें कार्यपालिका है, जो डिस्टर्ब मत करो उसे, मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तमाम जो 3 स्तंभ हैं, इन तीनों स्तंभों को इस समय जो विधायिका है, या फिर हम जिसे सरकार कहेंगे, सरकार ने अपना गुलाम बना रखा है। तीनों स्वतंत्र नहीं है। जो भी इसका विरोध करता है, मोदी जी की जो नीतियों का जो भी विरोध करेगा, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, कांग्रेस पार्टी हो, या कोई भी विपक्षी दल हो, तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। जो डर जाता है उसको डराने की कोशिश की जाती है, जो डरता नहीं है उसको धमकाने की कोशिश की जाती है, जो डरता और धमकता नहीं है उसको जेल में भेजा जाता है, उसके ऊपर फर्जी केस लगाए जाते हैं और उनको जेल भेजा जाता है। लेकिन भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ईडी एक अलग संस्था है, ईडी का सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है। देखिए, ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर ईडी स्वतंत्र संस्था है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता पिछले 8 साल में आज तक ईडी की जांच के घेरे में नहीं आया। मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ जो आरटीआई से आए हैं। तकरीबन 1200 लोगों को पिछले 1 साल में ईडी का सम्मन मिला और ईडी द्वारा उनकी जांच हुई। और मज़े की बात यह है कि उन 1200 लोगों में सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है, सिर्फ 0.5% लोग के ऊपर कार्रवाई हुई, यानी कि 99.5 लोगों के ऊपर जो मामले थे वो फर्जी थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इंटेंशनली थे, बस परेशान करने के लिए। बिल्कुल परेशान करने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ईडी बीजेपी के नेता के ऊपर छापे क्यों नहीं डालती है, उन्हें सम्मान क्यों नहीं देती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई विपक्षी दल का नेता, जब तक वो विपक्ष में है, बीजेपी का विरोध कर रहा है, तब तक उसका ईडी को उसका सम्मान मिलता रहेगा, जांचें उसके खिलाफ होती रहेंगी। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, ये बड़ी दिलचस्प बात है, तमाम नेता इस लिस्ट में हैं और वो नेता पाक साफ हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं
बताने की कांग्रेस जरूरत के बहुत नहीं है। सारे नेता भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा है क्या यहाँ पर कि वहाँ पे दागदार होते हैं, यहाँ आके उनकी सभी छाप हो देखो जाती है? साहब, ऐसा है, सर्फ एक्सेल का ऐड आपने सुना होगा, है ना, कि दाग अच्छे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई दागदार कैंडिडेट पहुंच जाता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या किसी भी दल का हो, तो दाग अच्छे हैं तो वो पाक साफ हो जाता है। और जब तक वो विपक्ष में रहता, अभी एकनाथ शिंदे जी के ऊपर ईडी का सम्मन गया। अब एकनाथ शिंदे जी को बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब एकनाथ शिंदे जी क्या है, पाक साफ हो गए। इसके अलावा जितिन प्रसाद जब तक कांग्रेस में रहे तब तक इनके ऊपर तमाम नोटिस आते रहे, सम्मन आते रहे। अब जितिन प्रसाद बीजेपी में चले गए और वो इस समय उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री है। और एक खबर अभी खूब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है कि उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में 300 करोड़ रुपए का ट्रांसफर घोटाला, सिर्फ ट्रांसफर घोटाला 300 करोड़ रुपए का है। तो सोचो, अगर पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का घोटाला निकाला जाए तो मुझे लग रहा है 10-20 हजार करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। और इस पे जितिन प्रसाद पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक, और ना ही किसी और जो अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया अच्छा, गया। कल सवाल किया गया था राहुल गांधी से, तो उन्होंने सीधे कहा कि मैं मोदी से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे कितना भी मुझे परेशान कर लिया जाए, और बैरिकेडिंग लगाने से सच्चाई नहीं दबेगी। कितना लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना देखो जोश साहब, आएगा? कांग्रेस देश से जुड़ी हुई है, देश है तो कांग्रेस है। और कांग्रेस, मैंने पहले भी आपसे कहा, एक विचारधारा है। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। और नेहरू को आप चाहे कितनी भी गाली दीजिए, नेहरू जी को पानी पी पी के गाली दीजिए, लेकिन देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा जेल कौन रहा है आप गूगल करके देख लीजिए तो नेहरू जी का ही नाम आएगा। तकरीबन 10 साल वो अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट खड़ा करने के लिए, और अंग्रेज़ों की जो गलत नीतियां थी ब्रिटिश हुकूमत की, उसके लिए वो 10 साल जेल रहे हैं। और जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपनी निजी प्रॉपर्टी में से 100 करोड़ रुपए देश को दान किए। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे नेहरू जी की जो छाप थी, नेहरू जी का जो समाजवाद था, जो सोशलिज्म था, उसको दुनिया के तमाम देश अडॉप्ट किए हुए हैं। और जो गांधी जी की नीतियाँ थीं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पे, उनकी आइडियोलॉजी पे ही काम कर रही है। और इसमें धीरे धीरे समय के साथ कुछ पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होती जा रही हैं। और कांग्रेस शुरू से ही देश के लोगों के साथ है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है, युवाओं के साथ है, मजदूरों के साथ है। और इस समय समूचे देश में युवा भी परेशान है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं। ये हम और आपकी बात नहीं हो रही, ये खुद वरुण गांधी जी ने कहा है। वरुण गांधी जी इस समय बीजेपी के सांसद हैं, ठीक है। किसानों की समस्या के लिए आप लोगों ने देखा ही, पिछले 1 साल 1.5 साल किसानों ने कितना आंदोलन किया। फिर मोदी जी को जो है मजबूरन वो कानून वापस लेने पड़े। एमएसपी पे अभी भी पेच फंसा हुआ है। मजदूरों के लिए इन्होंने श्रम कानून हटा दिया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। श्रम कानून कांग्रेस पार्टी तो युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ, सबके साथ है, लेकिन वो गरीब युवा नौजवान क्या कांग्रेस पार्टी के साथ है? निश्चित तौर पे देखिए, ये समय ऐसा है, अगर आप युवा, मजदूर, गरीब और किसान इसके हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो लोग आपके साथ रहेंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, अब आप एक आंकड़ा देखिए, हमारे ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। दूध से लेके पनीर तक जितने भी दूध के आइटम है सब पे जीएसटी है, ठीक है। आटा, दाल, चावल जितने भी खुले, जो गरीब जिसको खाता है उस पे जीएसटी है। लेकिन दूसरी तरफ जो मज़े की बात है, जो हमारे टैक्स का पैसा आ रहा है, जो हमारे खून पसीने का पैसा सरकारी खजाने में आ रहा है, वो पैसा कहाँ लुटाया जा रहा है? तकरीबन 11 करोड़ लोगों को 11 लाख करोड़ रुपए की रकम जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों की जो है वो माफ़ कर दी गई है। इनका मतलब 11 लाख करोड़ रुपया जो है वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 11 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का ये पैसा सिर्फ टैक्स में के रूप में माफ़ किया गया है। इसके अलावा लाखों करोड़ रुपए इनके व्यापारी मित्र मोदी जी के वो लेके भागे हैं। इसके अलावा टैक्स में इनको छूट दी गई है। पहले 30% बिजनेसमैन से टैक्स लगता था, जिसको मोदी जी ने
कम करके 22% कर दिया। और हमारे ऊपर क्या किया, हमारे जो आइटम जीएसटी से फ्री थे अब हर आइटम पे जीएसटी लगा दिए। चाहे वो शमशान घर हो, आदमी मर रहा है तो उसको मरने के बाद भी जीएसटी देनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो नीतियां हैं, कुल मिला जुला के बात ये है, संक्षेप में बात है कि जो सरकार की ये नीतियां हैं कि गरीबों से लेंगे और अमीरों को देंगे, तो इस नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। राहुल जी इसको लीड कर रहे हैं और निश्चित तौर पे राहुल जी, जो गांधी परिवार है, नेहरू गांधी परिवार, इसने देश के लिए 2-2 शहादतें दी हैं। इंदिरा जी ने देश के लिए शहादत दी है और राजीव जी ने देश के लिए शहादत दी है। तो बीजेपी और आरएसएस के लोग जो इस तरह के सवाल करते हैं राहुल जी या प्रियंका जी की कार्यकुशलता पे या उनकी वचनबद्धता पे, तो वो खुद अपने आप को संदेह के घेरे में लाते हैं। हालांकि ये मुद्दा नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, अब अगर ये इतने ही बड़े देशभक्त हैं तो आरएसएस के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और खुद आरएसएस का जो ट्विटर पेज है उस पर अभी तक तिरंगा क्यों नहीं लगाया गया भाई? तमाम सवाल कांग्रेस के नेता डिबेट्स में कर रहे हैं। क्या तिरंगा लगाना ही देशभक्ति है? तिरंगा लग जाएगा देशभक्ति साबित हो जाएगी? इस मुहिम को शुरू किसने किया? बीजेपी ने ही तो शुरू किया। मोदी जी ने कहा कि साहब हर घर तिरंगा लगेगा और उन्होंने अपनी जो ट्विटर और फेसबुक की डीपी है उस पर तिरंगा लगाया। उसकी देखा देखी में बीजेपी के जितने नेता है सबने अपनी डीपी पे तिरंगा लगाया। तो क्या आरएसएस पे ये नियम लागू नहीं होता? और क्यों 55 साल तक आरएसएस ने अपने नागपुर के जो मुख्यालय है उस पर तिरंगे का विरोध किया? कभी मोहन भागवत जी से बात कर लें या उनके विचार सुन लें, वो हमेशा तिरंगे का विरोध करते रहे हैं। वो भगवा को अपना झंडा मानते, तिरंगे को अपना झंडा ही नहीं मानने को तैयार है। तो जो व्यक्ति या जो संगठन तिरंगे को अपना झंडा नहीं मान रहा है और उस संगठन से जुड़े हुई पार्टी और उस संगठन के प्रधानमंत्री क्या देश के लिए करेंगे? इनकी कथनी अलग है, करनी अलग है। कहावत है, हाथी के खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रधानमंत्री उनको प्रोजेक्ट कर रही थी आगे, तो उस समय वो वर्तमान जो सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, महंगाई हो, गैस सिलेंडर हो, तमाम मुद्दों पर घेरते हुए नजर आते थे। आप पुरानी वीडियो उनकी देख सकते हैं। लेकिन पिछले 8 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं और अब वो न प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना महंगाई के सवाल पर, ना जीएसटी के सवाल पर, ना बेरोजगारी के सवाल पर, कहीं भी कोई भी बात नहीं करते हैं। स्मृति ईरानी जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर के इसी दिल्ली में गैस सिलेंडर के ऊपर चढ़ करके प्रदर्शन करती थी, बैठ करके करती थी, चूड़ियाँ भेजती थी प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन जी को, लेकिन आज वो भी कहीं दिखाई नहीं देती। समझना आपको है, देखना आपको है कि देश में क्या चल रहा है। क्या देश में आपको सच में लगता है कि महंगाई नहीं है? क्या सच में लगता है कि बेरोजगारी नहीं है? सारे मुद्दों के सवाल अपने आप से एक बार पूछिए, अपने मन में पूछिए।